नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस विद अंकित में। तो दोस्तों, अब हम लोग हिस्ट्री के क्लास को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत सारा दिन गैप हो गया, चलिए हम लोग किसी भी तरह से उसको मेंटेन अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि आगे अब हम लोगों को क्या पढ़ना है। दोस्तों, अभी हम लोगों को सिंधु सभ्यता चल रहा था और आज हो सकता है कि सिंधु सभ्यता को हम लोग खत्म कर देंगे। जो भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के हिसाब से जितना भी चीज रहेगा हम लोग उस सभी को देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सिंधु सभ्यता में मैंने हड़प्पा शहर के बारे में और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों शहर के बारे में हमने पढ़ लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले भी मैंने 3 वीडियो बना दिया है, वो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ही आगे देखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। डायरेक्ट यहाँ पे आने से कोई फायदा विशेष नहीं है, क्योंकि पीछे वाला छूट जाएगा तो वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री में जो सिंधु सभ्यता चल रहा था, तो सिंधु सभ्यता का अगला शहर कौन था? तो चहुंदड़ो। कौन था दोस्तों? चहुंदड़ो। तो चहुंदड़ो की खुदाई किसने की थी? तो देखिए, चहुंदड़ो की खुदाई की थी गोपाल मजुमदार ने। किसने? गोपाल मजुमदार ने। कब की थी? तो 1931 1931 में। तो चहुंदड़ो की खुदाई की थी 1931 में गोपाल मजुमदार ने। ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात कि आखिर ये चहुंदड़ो स्थित कहाँ है? तो चहुंदड़ो दोस्तों आप लोगों को पाकिस्तान में मिलेगा और ये सिंधु नदी के तट पर मिलेगा। दो चीज याद रखना है। चहुंदड़ो स्थित कहाँ है? तो पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? अक्सर नदियां पूछा करते हैं एग्जाम में। जो बड़े बड़े शहर जो हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता में मिले थे, उसके नदियां पूछा करते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे कि चहुंदड़ो किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर। अब पूरे हड़प्पा सभ्यता, देखिए हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता को ही कहा जाता है। वजह क्या था कि सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता थी, जिसके कारण हम लोग सिंधु सभ्यता बोल दिए। और सिंधु सभ्यता में सबसे पहला शहर जिसकी खुदाई हुई थी वो थी हड़प्पा, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु सभ्यता को। अब पूरे सिंधु सभ्यता में चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा शहर था जो कि दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित कहने का मतलब कि इस शहर के चारों तरफ दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी बाउंड्री नहीं था। रहित मतलब वो चीज नहीं है, और दुर्ग मतलब यहाँ पे बाउंड्री का बात किया गया है। तो ये एकमात्र, वो कौन सा एकमात्र शहर था जो दुर्ग रहित था? तो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको क्या आंसर होगा? चहुंदड़ो। और ये एक औद्योगिक शहर था। औद्योगिक शहर कहने का मतलब कि यहाँ से बहुत ही ज्यादा व्यापार वगैरह हुआ करता था। अब आप लोगों को याद रखना है कि चहुंदड़ो से मिलने वाली कौन कौन सी प्रमुख वस्तुएं थी। तो मेकअप की सामग्री कहाँ मिला है? चहुंदड़ो से। अब देखिए, मेकअप की सामग्री में ही आप लोगों को लिपस्टिक हो जाएगा वगैरह वगैरह, नेल पॉलिश हो जाएगा, ये सब अगर आप लोगों को पूछा जाएगा तो कहाँ से मिलेगा? चहुंदड़ो। यानी कि जितना भी मेकअप का सामग्री बोलेगा तो वो कहाँ से मिला है? चहुंदड़ो से। इसके अलावा शीशा या आईना, जिसे हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं, तो ये भी मिला था कहाँ से? तो चहुंदड़ो से। मनके पर पेंटिंग, मतलब कोई घड़ा वगैरह मिला है तो वो पेंटिंग किया हुआ घड़ा वगैरह, ये आप लोगों को कहाँ मिला है दोस्तों? तो चहुंदड़ो में मिला है। गुड़िया, सुई, ये सब कहाँ मिला है? चहुंदड़ो में। अलंकृत ईंट कहने का मतलब कि ईंट तो है लेकिन उसको पे थोड़ा सा डिजाइन किया हुआ ईंट, तो कहाँ मिला है आपको? तो चहुंदड़ो में। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, इसका सबूत कहाँ मिला है? तो ये मिलेगा आप लोगों को चहुंदड़ो में। तो ये था दोस्तों चहुंदड़ो के बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं सुरकोटदा के बारे में। सुरकोटदा भी एक शहर था जो कि सिंधु सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था, और ये हम लोगों को कहाँ मिलता है? तो गुजरात में। इसकी खुदाई किसने की थी? तो जगपति जोशी। सुरकोटदा की खुदाई जगपति जोशी, चहुंदड़ो की खुदाई गोपाल मजुमदार। कहाँ मिला है सुरकोटदा? गुजरात में। अब ये कलश सावधान एवं घोड़े की हड्डी मिली है। कलश सावधान कहने का मतलब है दोस्तों कि एक सावधान मतलब कि मृत शरीर, वो कहाँ, किस चीज में? तो कलश में। एक बड़ा सा कलश होगा, थोड़े नहीं है सब शादी वगैरह में या फिर पूजा पाठ में जो कलश होता है, उस कलश की बात नहीं किया जा रहा। उसमें कैसे एक आदमी का शव मिल सकता है? शव मतलब यहाँ पे कलश मतलब बहुत बड़ा कलश है। तो उस तरह का सावधान कहाँ मिला है? तो चहुंदड़ो में मिला है। सॉरी सुरकोटदा में मिला है। सुरकोटदा में मिला है कलश सावधान। घोड़े की हड्डी कहाँ मिली है? घोड़े की हड्डी मिला है दोस्तों सुरकोटदा में। खुदाई किसने किया था सुरकोटदा का? तो जगपति जोशी। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं रोपड़ के बारे में। रोपड़ भी एक महत्वपूर्ण शहर था जिसकी खुदाई 1953 में या गेदत्त शर्मा ने किया था। रोपड़ की खुदाई
1953 में यज्ञ दत्त शर्मा ने किया था। रोपड़ आपको मिलेगा पंजाब में। किस नदी के किनारे? तो सतलज नदी के किनारे। रोपड़ कहाँ मिलेगा? पंजाब में। नदी बोलिएगा सतलज नदी। नदी सतलज नदी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये देखा गया है कि रोपड़ में मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवरों का भी सब मिला है। अब आप लोग पिछले क्लास के बारे में याद कीजिए कि ऐसा कहाँ मिला था दोस्तों। तो देखिए नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही मिला था कि मनुष्य के साथ साथ उनके पालतू जानवरों का भी सब मिला है। यानी कि यदि कोई मालिक है और यदि उसका मृत्यु हो गया है और तो उसके साथ साथ उनके पालतू जानवरों को भी दफना दिया जाता था। ऐसा देखा जाता था। कहाँ पे? रोपड़ में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि खुदाई 1953 यज्ञ दत्त शर्मा ने खुदाई की थी। पंजाब में मिला है और सतलज नदी के तट पे मिला है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बनवाली के बारे में। बनवाली खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह। किसने? रविंद्र सिंह ने। ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा? तो हरियाणा में। कहाँ मिलेगा दोस्तों? तो हरियाणा में। बनवाली किस राज्य में? हरियाणा में। खुदाई किसने की? रविंद्र सिंह ने। किस नदी के तट पर? तो रंगोई नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? तो रंगोई नदी के तट पर। इसके बारे में क्या था कि यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी। क्वेश्चन पूछेगा कि टेढ़ी मेढ़ी सड़कें सिंधु सभ्यता के किस शहर में देखने को मिलती है? तो आप लोगों का हो जाएगा बनवाली। जल निकासी का व्यवस्था यहाँ नहीं था दोस्तों। बनवाली शहर में देखा जाए तो जल निकासी का व्यवस्था नहीं था, जिसके वजह से घरों में ही सोख्ता बना दिया जाता था। सोख्ता मतलब एक गड्ढा खद दिया गया और उसी में नाली का पानी या वर्षा का पानी जो भी है वो जा रहा है और वो पानी फिर धरती के अंदर चला जाता था। तो ये सोख्ता हो गया। इसीलिए घरों में सोख्ता मिला है। कहाँ? बनवाली में। वजह क्या था? क्योंकि वहां पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं था, यानी और सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कहने का मतलब कि कंस्ट्रक्शन के मामले में बनवाली उतना बेहतर नहीं था। चलिए आगे देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं कालीबंगा का। पहले देखते हैं कि अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। काली मिट्टी की चूड़ी, इसका अर्थ होता है कालीबंगा। चलिए अब देखते हैं कि कालीबंगा जो शहर में है यह कहाँ मिला है? तो राजस्थान में मिला है। राजस्थान का एक है हनुमानगढ़ जिला। तो राजस्थान के आप लोगों को हनुमानगढ़ जिला में मिला है कालीबंगा। किस नदी के तट पर? तो सरस्वती नदी के तट पर, जिसे हम लोग घग्घर नदी ही बोलते हैं। घाघरा नहीं दोस्तों, घग्घर। ठीक है, तो सरस्वती नदी के तट पर मिला है। कौन सा जगह? कालीबंगा। खोज किसने किया था? तो यहाँ पे दो चीज इसके बारे में याद रखिएगा। खोज किया था अलमानंद घोष ने। किसने? खोज किया था अलमानंद घोष ने। और खुदाई किया था बीके थापड़ और बीबी लाल ने। खुदाई किसने किया था? बीके थापड़ और बीबी लाल। और खोज किसने किया था? अलमानंद घोष ने। ठीक है, अब यहां से देखिए थोड़ा छूट गया था तो इसे बतला देते हैं कि कालीबंगा से वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट वस्तुएं मिली थी। तो यहाँ पे भी मिली अलंकृत ईंट। अलंकृत मतलब डिजाइन किया हुआ ईंट। और आप लोगों को कहाँ मिला था? तो चहुंदड़ों में मिला था अलंकृत ईंट। इसके साथ साथ कालीबंगा से ही मिला है अलंकृत ईंट। इसके अलावा चूड़ी यहाँ से मिला है, जोता हुआ खेत मिला है, हल मिला है और इसके अलावा हवन कुंड मिला है। हवन करने वाला कुंड, हवन कुंड, हल, जोता हुआ खेत, अलंकृत ईंट, चूड़ी, ये सब कहाँ मिला है दोस्तों? तो आप लोगों को कालीबंगा में मिला है। चलिए आगे देखते हैं धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा भी एक शहर था। कहाँ पे? तो ये था बाबू दोस्तों गुजरात में। कहाँ था? गुजरात में। किस नदी के तट पे? नदी के तट पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, देखते हैं। धौलावीरा दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा, नदी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी उतना नहीं है। तो धौलावीरा का खुदाई किसने किया था ये आप लोगों को याद रखना है। तो धौलावीरा का खुदाई किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने। किसने? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और सबसे बड़ी बात ये याद रखना है कि धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। सबसे बड़ा शहर मतलब कि साइज में सबसे बड़ा शहर। वैसे आप लोगों को बड़ा विकसित शहर देखे होंगे तो मोहनजोदड़ो था, लेकिन सबसे बड़ा शहर देखा जाए तो ये जैसे कि बिहार में, सॉरी भारत में देखा जाए तो सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। लेकिन यदि जनसंख्या के मुकाबले से बोला जाए तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे
बड़ा कहने का मतलब ये साइज के हिसाब से है। तो धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे साइज में बड़ा शहर था जो गुजरात में पड़ता है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। चलिए और हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से चहुंदड़ों के बारे में। खुदाई 1931 में गोपाल मजुमदार ने, पाकिस्तान में है, ये सिंधु नदी के तट पर है। चहुंदड़ों पूरे सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर है जो कि औद्योगिक शहर है और दुर्ग रहित है, मतलब कि इसके चारों ओर बाउंड्री नहीं है और ये एक औद्योगिक शहर है। चहुंदड़ों से हम लोगों को कौन कौन सा वस्तु मिला है? तो मेकअप करने का सामग्री, शीशा, आईना यानी मनके पर पेंटिंग, घड़ा वगैरह पे पेंटिंग किया हुआ, गुड़िया, सुई और अलंकृत ईंट और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। सुरकोटदा के बारे में क्या देखे थे कि ये गुजरात में है और ये इसकी खुदाई जगपति जोशी ने किया था। सुरकोटदा से हमें कलश सावधान मिला है और घोड़े की हड्डी मिली है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं रोपर की खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था और जो पंजाब में है और ये सतलज नदी के तट पर है। और यहाँ पे मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवरों का भी सब मिला है, इस बात का साक्ष्य मिला है। बनवाली के बारे में देखते हैं तो बनवाली की खुदाई किया था रविंद्र सिंह ने, जो हरियाणा में मिलता है और ये रंगो नदी के तट पर है। बनवाली ही सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जहाँ जल की निकासी नहीं थी, जिसके कारण घरों में ही सोख्ता बना दिया गया था और यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली है। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, ध्यान दीजिएगा। कालीबंगा के बारे में क्या देखते हैं कि कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी, ठीक है। और कालीबंगा आप लोगों को कहाँ मिला है ये याद रखिएगा कि कालीबंगा आप लोगों को राजस्थान में मिला है, जो हनुमानगढ़ जिला में स्थित जगह पे मिला है राजस्थान में। ये सरस्वती नदी के तट पर है, जिसे हम लोग घग्घर नदी भी बोलते हैं। आज के समय में सरस्वती नदी का ये तो विलुप्त हो चुकी है। इसकी खोज की थी अलमानंद घोष ने और खुदाई की थी बीके थापर और बीबी लाल ने। यहाँ से मिलने वाली वस्तुएं अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल और हवन कुंड। इसके अलावा धौलावीरा को देख लीजिए। धौलावीरा की खुदाई की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। गुजरात में स्थित है ये धौलावीरा। कहाँ से मिला है? गुजरात से, और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे और देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग सिंधु सभ्यता के कुछ और शहरों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है शहर हम लोगों का लोथल। लोथल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? देख लीजिएगा। लोथल की खुदाई की थी किसने? SR राव। लोथल की खुदाई किसने की थी? SR राव। ये स्थित कहाँ है? तो गुजरात में। गुजरात में एक शहर है अहमदाबाद, उसी के इर्द गिर्द है, जो कि भोगवा नदी के किनारे है। नदी याद रखिएगा दोस्तों, किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। अब यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा आप लोगों को कि हमें सिंधु सभ्यता के किस शहर से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, तो वो हो जाएगा आप लोगों का लोथल। यहाँ का विशेषता क्या था कि घर का जो दरवाजा था वो सड़कें की ओर खुलती थी। उन लोगों का मान्यता ये था कि व्यापार वगैरह करने में आसान होगा। लोथल से हम लोगों को फारस की मुहर मिला है। अब फारस की मुहर मिला है लोथल में, यानी गुजरात में, यानी कि भारत में। इससे ये साक्ष्य मिलता है, इससे ये पता चलता है, अनुमान ये लगा सकते हैं कि यहाँ से विदेशी व्यापार भी हुआ करता था। ठीक है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। ठीक है, अब यहाँ पे युगल सावधान मिला है। युगल सावधान कहने का मतलब कि एक ही कब्र में दो डेड बॉडी, दो मृत शरीर मिला है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ सती प्रथा हुआ करता था। सती प्रथा का संकेत हम लोगों को मिलता है कहाँ से? लोथल से। वजह क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को युगल सावधान मिला है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए फिर से लोथल के बारे में। खुदाई SR राव कहाँ मिला है? गुजरात में अहमदाबाद के पास भोगवा नदी के किनारे जो है। गोदीवाड़ा का साक्ष्य हम लोगों को कहाँ से मिला है? तो लोथल। घर के दरवाजे कहाँ खुलते थे? तो सड़क की ओर। फारस की मुहर मिला है कहाँ से? लोथल से। फारस की मुहर मिलने से क्या पता चला हम लोगों को कि यहाँ से विदेशों से व्यापार भी हुआ करता था। देखिए सिंधु सभ्यता आज से 2000-3000 साल पहले, और जहां से दोस्तों युगल क्या बोल रहे हैं अभी, वहां भी उस समय भी विदेशों से व्यापार हुआ करता था। युगल सावधान से क्या संकेत मिला है कि वहां सती प्रथा भी हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रंगपुर के बारे में। ठीक है, रंगपुर, इसकी खुदाई की थी किसने? रंगनाथ राव ने। किसने की थी? तो रंगपुर की खुदाई की थी रंगनाथ राव ने। ये कहाँ स्थित है?
तो गुजरात के मादर नदी के किनारे। गुजरात में किस नदी के किनारे? तो मादर नदी के किनारे। यहाँ से हम लोगों को क्या मिला है? तो धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। धान की भूसी खुदाई करते वक्त किस शहर में मिला है? रंगपुर। कुनाल, ये कहाँ मिलेगा? हरियाणा में, हिसार जिला में। हरियाणा के हिसार जिला में। अब कुनाल के बारे में यह ध्यान देना है कि यहाँ से चांदी का 2 मुकुट मिला है दोस्तों। चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिले हैं? कुनाल से। तो दोस्तों ये थे सिंधु सभ्यता के बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर आपने किसको देखा? तो धौलावीरा। दोस्तों धौलावीरा जो है ये भारत पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है। यानी सिंधु सभ्यता का बड़ा शहर अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? तो धौलावीरा। लेकिन सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो भारत में स्थित है तो वो हो जाएगा दोस्तों राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर तो वो हो जाएगा धौलावीरा। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो भारत में स्थित है तो हो जाएगा राखीगढ़ी। और सिंधु सबसे शहर बोल रहे हैं, स्थल हो जाएगा, सॉरी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो भारत में है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों तो ये था हम लोगों का सिंधु सभ्यता के बारे में। और आइए अब हम लोग देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के कुछ विशेषता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग सिंधु सभ्यता के विशेषता के बारे में देख लेते हैं कि आखिर सिंधु सभ्यता का वो मुख्य विशेषताएं क्या थी। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहली बात की जो सिंधु सभ्यता था ये एक शहरी सभ्यता था। अगर दुनिया की सबसे पहली सभ्यता की बात किया जाए तो वो तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जिसे हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। लेकिन दुनिया की पहली शहरी व्यवस्था की बात किया जाए, शहरी सभ्यता की बात किया जाए तो वो था सिंधु सभ्यता, नगरीय या शहरी। यहाँ की जो सड़कें थी, सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। यानी इधर से आई और इधर से आई, यानी समकोण पे काटती थी। ठीक है, और ये हमेशा जो होती थी ये पूरब से पश्चिम की दिशा में हुआ करती थी। अब पूरब से पश्चिम दिशा में होने के वजह से दोस्तों यदि या तो पूर्वा हवा चला या तो पछुआ हवा चला, जिसके वजह से ये जो सड़क जो है ये अपने आप यानी स्वतः हवा चलने से ही साफ हो जाया करती थी। देखिए कितना उन लोगों के पास दिमाग था दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों के पास। और आजकल के जो सड़कें बनती है तो टूट फूट जाती है और पता नहीं कैसे बनती है। हमको तो लगता है कि इन लोगों को सिंधु सभ्यता के इंजीनियर से मिलना चाहिए। यहाँ की जो नालियाँ होती थी दोस्तों ये ढकी हुई होती थी। ढकी हुई होने के कारण क्या होगा कि इसमें कचरा नहीं फैलेगा और जल्दी भरेगा नहीं, जिसकी वजह से नालियों से गंदे जल का प्रवाह अच्छे तरह से होगा। यहाँ का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि, यानी कि लोग कृषि पे डिपेंडेंट थे। व्यापार यहाँ विदेशों से भी हुआ करता था। देखिए अभी हम लोग देखे थे कि फारस की मुहर वगैरह मिला है, यानी कि व्यापार विदेशों से भी हुआ करता था। अब यहाँ के समाज जो थे 4 वर्गों में बांटा हुआ था। अभी भी अगर हम लोगों का समाज देखा जाए हिंदू धर्म में तो 4 वर्गों में बांटा हुआ है। और सिंधु सभ्यता का समाज भी जो है दोस्तों वो 4 वर्गों में बांटा हुआ था। तो देखिए यहाँ का 4 वर्ग कौन कौन था? एक था विद्वान, एक था योद्धा, एक था व्यापारी एवं शिल्पकार। शिल्पकार जो कि वस्तुएं बनाते हैं, या तो पत्थर के वगैरह के जो वस्तुएं बनाते हैं वो हो गया शिल्पकार या व्यापारी। ये दोनों एक ही ग्रुप में थे। और एक सबसे निचला ग्रुप था श्रमिक। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो समाज जो था ये मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक कहने का मतलब अभी जो हमारा समाज है ये पितृसत्तात्मक है, यानी हम लोग पिता के वंश को बढ़ाते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता के जो समाज था वो माँ के वंश को बढ़ाया करते थे, माँ के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, यहाँ के जो लिपि जो थी दोस्तों ये बहुत चित्रात्मक थी। बहुत चित्रात्मक कहने का मतलब कि बिल्कुल लिखा हुआ नहीं था, बल्कि लिखा हुआ नहीं था बल्कि क्या था कि वो चित्रों में अपने भावनाओं को व्यक्त किया करते थे, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। लेकिन लिपि को देखा जाए तो ये दाएं से बाएं लिखा जाता है। हम लोग जो रोमन अंक में जो लिखते हैं, रोमन जो होता है या फिर देवनागरी लिपि जो होता है या स्क्रिप्ट रोमन जो होता है वो बाएं से दाएं लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं दोस्तों। वही अगर देखा जाए उर्दू वगैरह को वो दाएं से बाएं लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से सिंधु सभ्यता का भी जो लिपि जो था वो दाएं से बाएं था, यानी राइट टू लेफ्ट। ठीक है, मुहर अगर देखा जाए दोस्तों तो मुहर
मतलब किसी प्रकार का मुहर, तो मुहर पे एक सिंह वाले जानवर का को देखा गया है, एक सिंह वाले जानवर का साक्ष्य मिला है। और एक चीज और कि यहाँ पे गाय और शेर का साक्ष्य नहीं मिला है दोस्तों, गाय और शेर का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के मुहर में नहीं मिला है। तो क्या मिला है, तो एक सिंह वाले जानवर यानी कि गेंडा वगैरह ये सब का। अब मुख्यतः यहाँ का जो मुहर जो होता था वो किस चीज का बना हुआ होता था, तो ये था सेलखड़ी का बना हुआ। सेलखड़ी एक प्रकार का पत्थर हुआ करता था दोस्तों, जिससे ये बना हुआ होता था सिंधु सभ्यता के मुहरे। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो क्या तांबे से परिचित थे? हाँ दोस्तों, यानी कि आप लोग देखे थे ताम्रपाषाण युग, यानी तांबा का खोज बहुत पहले हो गया था, ठीक है। तो लोहे से परिचित नहीं थे बल्कि तांबे से और चांदी से परिचित थे। चांदी हम लोग देखे पिछले में कि वहां से हम लोगों को सिंधु सभ्यता के शहर से हम लोगों को कुनाल से चांदी का मुकुट मिला है, यानी और लोहे का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि लोहे से परिचित वो लोग नहीं थे। माप तौल का यदि न्यूनतम बार देखा जाए, यानी सबसे छोटा वजन क्या था, तो 16 किलो। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमको लग रहा है कि लोग कितने बड़े बड़े चीजों को तौला करते थे, है ना। यानी सबसे छोटा 16 किलो, समझे, न्यूनतम बाट 16 किलो। यहाँ के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे, यानी कि लोग शांति प्रिय थे, ठीक है, युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। ये लोग मिट्टी के बर्तन में लाल रंग का प्रयोग करते थे, यानी कि मिट्टी के बर्तन को लाल रंग से रंगा करते थे। और यहाँ के लोग जो थे ये विश्व में कपास के सर्वप्रथम उत्पादक थे, यानी कपास, रुई, उसके बाद कपड़ा वगैरह, यानी कि भारत से बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात हुआ करता था और देखा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का सिंधु सभ्यता का विशेषता था। यदि लोग ये कहते हैं कि आखिर विनाश का कारण क्या था, तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग इसको जलवायु परिवर्तन का कारण मानते हैं, लेकिन जो ज्यादातर लोग मानते हैं, ज्यादातर विद्वान लोग जो मानते हैं, वो विनाश का कारण मानते हैं दोस्तों बाढ़ है। यानी कि एक बहुत ही भयानक बाढ़ आया, बहुत ही विशाल बाढ़ आया, जिसके वजह से ये सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई, सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृषि और पशुपालन दोनों करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय व्यापार था। यहाँ के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय उन लोगों का व्यापार था, विदेशों से व्यापार या फिर आपस में व्यापार, ये सब था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये था हम लोगों का सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता इसी के साथ खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में क्या देखते हैं। हो सकता है कि कुछ विश्व की और हम लोग सभ्यता, जैसे कि रोम की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब पीली क्रांति की सभ्यता, ये सब हम लोग अगली क्लास में देख लिया करेंगे। तब तक हम लोग इसे आप लोग रिवाइज कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, हो सकता है तो अपना हाथ से नोट बनाइए, और यदि संभव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।